My name is Dr. P.C. Patel, प्रोफेसर और मुख्य मुद्रा स्वास्थ्य विशेषज्ञ आनंद कृषि विश्वविद्यालय और पार्वती विश्वविद्यालय और माटी माटी एग्रोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड आनंद गुजरात। तो माय टॉपिक इज मुद्रा उड़ता के लिए मुद्रा कार्बनिक पदार्थ का महत्व। तो पहले हम भाग 1 लेते हैं। तो रासायनिक भौतिक और इसके सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की उर्वरता या उत्पादकता में योगदान देता है। उपजाऊ मिट्टी के निर्माण में कार्बनिक पदार्थ प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे पौधों को पोषक तत्वों को स्रोत है जो खनिज के दौरान उपलब्ध रूपों में मुक्त होता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की भूमिका, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। सो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के रंग को प्रभावित करते हैं। ओम रंग भूरा या काला होता है। जहाँ कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है उनका रंग काला होता है और कम होता है उनका रंग भूरा होता है। यह कार्बनिक मिट्टी के कणों का समुच्चय नामक संरचनात्मक इकाइयों में बांटता है। समुच्चय खुली और दानेदार स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर लगाने से पानी की घुसपैठ और रिसने की दर बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैटर मीन कार्बनिक पदार्थ के प्रयोग से मिट्टी की जल निकासी की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थों के अनुप्रयोग से जल धारण शक्ति, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वृद्धि होती है, तो पानी कम देना पड़ता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की पर्याप्त मात्रा वाली मिट्टी में प्लास्टिसिटी, सामंजस्य, चिपचिपाहट आदि को कम करता है। यह मिट्टी के कटाव का विरोध करने की क्षमता को बढ़ाता है। अच्छी घुसपैठ से सतह के बहाव को कम करता है। यह कार्बनिक मिट्टी के घनत्व को, विशेष रूप से मिट्टी के थोक घनत्व को प्रभावित करता है, जो बदले में मिट्टी की सघनता को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। यह मिट्टी के कणों के साथ कणिकाओं का निर्माण करके हवा के कटाव से सतह की मिट्टी के नुकसान को कम करता है। तो सॉइल एग्रीगेशन is made with the help of the organic matter mean कार्बनिक पदार्थ। 9, यह विभिन्न पोषक तत्वों का भंडार है। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है ऑर्गेनिक मैटर। उर्वरक मिट्टी में 90 to 95% नाइट्रोजन का स्रोत है। यह मिट्टी को उपलब्ध फास्फोरस, सल्फर और कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लौह तत्व, मैंगनीज तत्व, कॉपर तत्व और जिंक आदि के आपूर्ति करता है और इस प्रकार पोषक तत्वों को बढ़ाता है और साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो इट इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल हेल्थ। उच्च फसल उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक मैटर को एक सकारात्मक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। द 10, यह अस्थायी रूप से भारी धातु प्रदूषकों, सीसा, कैडमियम आदि को अवशोषित करता है, एब्सॉर्प्शन करता है। 11, यह स्थूल और सूक्ष्म जीवों दोनों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है और मिट्टी में विभिन्न लाभकारी कार्यों जैसे नाइट्रोजन निर्धारण, खनिजकरण आदि को करने में मदद करता है। 12, यह एक कैलेट के रूप में कार्य करता है। घुलनशील चिलेट इन सूक्ष्म तत्वों को जुटाने में मदद करते हैं, सो लीचिंग कम होता है। पौधे के लिए उनकी उपलब्धता और मिट्टी में गतिशीलता को बढ़ाता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की भूमिका। 13, यह जैविक कीटनाशकों के साथ परस्पर क्रिया करता है और यह वातावरण से नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है, जिसका फसल पौधे की उपज
और पर्यावरण की गुणवत्ता दोनों के संबंध में प्रभाव पड़ता है। 14 मिट्टी की सतह पर मोटे कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति मल्चिंग प्रदान करती है और जिससे गर्मी के मौसम में मिट्टी को तापमान कम होता है और सर्दियों के मौसम में मिट्टी गर्म रहती है, इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंसुलेटर के रूप में काम करता है और इट वर्क एज ए मल्चिंग। तो जब गर्मी पड़ती है तो तापमान कम करता है और जब सर्दी या टेम्परेचर कम होता है तो उनको गर्म करता है। देन 15 कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान मिट्टी में विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं जो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में मदद करते हैं। यह बफरिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। 16 कार्बनिक पदार्थ में उच्च घनायन सोखने की क्षमता होती है। इसमें खनिज मुद्रा ओलाइड्स की तुलना में 2 से 30 गुना अधिक घनायन सोखने की क्षमता होती है। तो वो एवरेज सॉइल कंपोजिशन है। तो सॉइल में कंपोनेंट में 25% एयर है, 25% वाटर है, पानी है, 45% इनऑर्गेनिक मिनरल मटेरियल है, उसमें सैंड, सील, क्ले पार्टिकल आ जाता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर में कार्बनिक पदार्थ, तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो पोषक तत्वों के साथ उनका गहरा संबंध है। जो कार्बनिक पदार्थ जमीन में ज़्यादा होता है तो वो जमीन जो पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट है, उनको ज़्यादा रिलीज करता है और ऑर्गेनिक मैटर कम होती है, कार्बनिक पदार्थ कम होता है, उसमें न्यूट्रिएंट कम होता है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक मैटर की जांच करना चाहिए और उसके मुताबिक जो कम होती है तो हमें ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहिए ज़मीन में, जैसे गोबर, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री मैन्योर, नीम केक, ग्रीन मैन्योरिंग एक्सेट्रा। मुद्रा उर्वरता में कार्बनिक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव में शामिल है कम नाइट्रोजन, उच्च का सामग्री जो मिट्टी में नाइट्रोजन की अस्थायी कमी का कारण बनती है। कार्बनिक पदार्थ कई रोग जीवों के लिए एक ऊर्जा और कार्बन स्रोत होता है, तो इसलिए रोग जीवात बढ़ता है जो मिट्टी में उनके लंबे समय तक जीवित रहने को सुनिश्चित करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होने से उनका जो जीवित रहने का सुनिश्चित करता है और उससे रोग जीवात बढ़ती है। अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिश्रण करने की समस्या पैदा करते हैं और आसान रोपण में बाधा डालता है। विभिन्न कार्बनिक अवशेष अपने अपघटन के दौरान विभिन्न फाइटोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं जो उन्हें कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवांछनीय बनाते हैं। एलोलोपैथी पर्यावरण में जहरीले पदार्थों के उत्पादन और रिलीज के माध्यम से एक पौधे का दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव है। मुद्रा कार्बनिक पदार्थ भी पोषक तत्वों को छोड़ता है क्योंकि यह सड़ जाता है, डिकेइंग हो जाता है, डिकम्पोजन होता है। यहाँ तक कि जब अकार्बनिक उर्वरक लगाया जाता है तब भी मिट्टी से निकलने वाला नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ मकई जैसी फसल द्वारा उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन का 70% हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बनिक पदार्थ में पोषक तत्वों का उपयोग पौधों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे खनिजीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त नहीं हो जाते, मीन मिनरलाइजेशन। चूंकि मिट्टी के जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक कार्बनिक पदार्थ को जोड़ तोड़ते हैं, कुछ खनिज पोषक तत्वों का उपयोग उनके विकास के लिए किया जाता है और कुछ पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध रह जाते हैं। जैविक सामग्री जैसे कवर फसल, अवशेष और खाद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवर फसलों के लिए नमी और तापमान के अलावा अवशेष गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि ये सामग्री कितनी जल्दी टूट जाती है और पोषक तत्व छोड़ती है। अवशेषों की गुणवत्ता कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के साथ साथ मौजूद कार्बनिक यौगिकों की मात्रा और प्रकार से प्रभावित होती है।
अवशेषों में नाइट्रोजन या तो पौधे के उत्थान के लिए जारी किया जाता है या अवशेष गुणवत्ता के आधार पर माइक्रोबियल द्रव्यमान में स्थिर होता है। भूमि को अधिक से अधिक उपजाऊ कैसे बनाया जाए तो हमें वो भी देखते हैं। तो पहला चरण है, पहला रासायनिक उर्वरकों को तर्क संगत उपयोग। रासायनिक उर्वरकों के उचित प्रयोग से उपज बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि रासायनिक उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग में भी मिट्टी को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मिट्टी में खाद डालते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। इफ वी आर अप्लाई दी अधिकतम फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करें तो वो नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी में रासायनिक खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच कर मिट्टी की उर्वरता की स्थिति जान ले और फिर मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करें। जब किसी विशेष तत्व की मिट्टी की उर्वरता की स्थिति कम हो तो सिफारिश से 25 से 50% अधिक उर्वरक डालें और मध्यम स्थिति होने पर मिट्टी में रिकमेंड डोज ऑफ फर्टिलाइजर लगाए। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो रिकमेंडेशन किया है उसके मुताबिक हम खातर लगाना चाहिए, उर्वरक लगाना चाहिए। यदि मिट्टी में पर्याप्त विशेष पोषक तत्व मौजूद हो तो सिफारिश से 25% कम खाद डालें। यदि हम जांच करें और हमें मालूम पड़े कि फॉस्फोरस ज़्यादा है तो हमें 25% फॉस्फोरस कम डालना चाहिए। नहीं तो उससे नुकसान क्या होता है, जो फॉस्फोरस है वो जिंक और आयन माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्शन करता है और वो छोड़ को कम उपलब्ध होता है। भूमि को अधिक से अधिक उपजाऊ कैसे बनाया जाए तो दूसरा है जैविक उर्वरक इनपुट की मात्रा बढ़ाए। मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों की सामग्री की का बहुत अच्छा संबंध है और जैविक खाद मिट्टी के लिए कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर हो सकती है। कच्चे माल में कीटों और कीटाणु के अंडों को मारने के लिए जैविक खाद को अच्छी तरह से सड़ना या अच्छी तरह से विघटित करना चाहिए। मीन्स अभी जो फार्मर लोग हैं वो वो सड़ वो जो गोबर है उनको ज़्यादा सड़ने नहीं देते, इसलिए उसमें कीटों और कीटाणु के जो अंडे होते हैं तो उससे जो रोग है, जीवात है, वो बढ़ती है। तो हमें वी शुड हैव टू अप्लाई वेल डिकम्पोज गोबर खेत में डालना चाहिए, नहीं तो ऐसा नुकसान फार्मर को होगा और उससे कीटों और कीटाणु पाक में बढ़ेगा। तीसरा लाभकारी बैक्टीरिया का पूरक माइक्रोबियल बैक्टीरियल एजेंट सूक्ष्म जीव चयापचय प्रक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान और कार्बनिक अम्लों और अन्य अम्लीय पदार्थों के स्राव के माध्यम से मिट्टी में ट्रेस तत्वों की रिहाई और कलेक्शन को बढ़ावा देते हैं। प्रभावी रूप से मिट्टी के समकन को तोड़ते हैं, समूह संरचना और गठन को बढ़ावा देते हैं और सुधार करते हैं। मिट्टी का वातन और कार्बनिक पदार्थ ह्यूमिक एसिड और ह्यूमस के उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह मिट्टी के कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्वों को सक्रिय कर सकता है, कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर सकता है, पोषक तत्वों को छोड़ सकता है और पोषक तत्वों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। तो मैं सेवा कृषि क्लिनिक और कृषि प्रयोगशाला भावनगर में जॉब करता हूँ और मेरा डेजिग्नेशन है चीफ सॉइल हेल्थ स्पेशलिस्ट। तो वो गुजरात भारत मिट्टी और पौधों के नमूनों से पोषक तत्वों के साथ साथ पौधों के रोग निदान, बैक्टीरिया, कवक और नेमेटोड के लिए मिट्टी, पानी और पौधों को परीक्षण भी करता है और उनकी वेबसाइट है sevama.in और उनका सिस्टर कल्चर है माटी माटी एग्रोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड भावनगर और उनकी वेबसाइट है www.matimatiegromart.com। कृपया संपर्क करें, हेल्पलाइन नंबर है 9163595959 और हमारे पास ICP OES साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उनकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपीस और इट इज लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट और
उसमें हम अच्छी तरह से सही तरीके से पोषक तत्वों की जांच कर सकते हैं और उसे उसके मुताबिक हमें खेत में वो न्यूट्रिएंट डालना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। रासायनिक विश्लेषण के लिए मिट्टी के नमूने लेने की प्रक्रिया देखें तो हमें जो सॉइल सैंपल है वो 15 to 30 सेंटीमीटर गहराई से लेना चाहिए और हमें प्रतिनिधि मिट्टी का नमूना ले क्योंकि मिट्टी विषम द्रव्यमान है। तो सपोज आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आपके 10 से 15 जगह से मिट्टी लेनी चाहिए और बाद में उनको इस तरह मुद्रा नमूना संग्रह की विधि है तो वो नमूना कर रखा है, बाद में आपको इकट्ठे करने का प्लास्टिक बैग पर और दूसरा कोई कॉटन क्लॉथ पर। देन समग्र नमूना तैयार करा, देन वी हैव टू डिवाइड इट इन पोर्स, देन opposite portion you have to discard it. So lastly we require only 250 gram soil sample for the soil analysis. So आप वो सैंपल है वो सेवा एग्री क्लिनिक और एग्री लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्म है सेवा कृषि क्लिनिक और कृषि प्रयोगशाला भावनगर गुजरात, तो आप वो जो मिट्टी का जो नमूने है वो पोषक तत्वों की जांच के लिए वहाँ भेजना चाहिए। ध्यान सूक्ष्म जीव अपने प्रजनन और चयापचय के दौरान मिट्टी में अवशिष्ट रासायनिक उर्वरकों, जैविक कीटनाशकों, भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों को नीचा दिखा सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं और अपने भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में उपरोक्त प्रदूषकों को हानि रहित रूप में संश्लेषण कर सकते हैं, उन्हें कम नुकसान या यहाँ तक कि विघटित कर सकते हैं हानि रहित पदार्थ। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो उनके डाइजेशन की क्रिया से जो हानिकारक प्रदूषकों है वो उनको कम कर सकते हैं, हानि रहित का पदार्थ बना सकते हैं। तो उससे हमें जो पाक क्रॉप लगाते हैं उसमें कोई नुकसान हमको नहीं होता। चौथा, मुद्रा कंडीशनर के अनुप्रयोग को बढ़ाए। मुद्रा कंडीशनर मुद्रा संशोधन है जो वातन, जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों को बढ़ाकर मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। इट इंक्रीज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। वे संकुचित कठोर कढ़ाई और मिट्टी को ढीला करते हैं और बंद पोषक तत्वों को छोड़ते हैं। मिट्टी सख्त कढ़ाई और संकुचित मिट्टी में हवा और पानी के लिए आवश्यक जगह भी कमी होती है। लाभकारी सूक्ष्मजीव अच्छी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का एक हिस्सा बनाते हैं। उचित हवा और पानी के बिना कई सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकते। बायोचार मुद्रा कंडीशनर भी है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है। तो वो बायोचार है और मैंने 2009 में बायोचार बनाया था और मैंने उनका प्रयोग मक्का पाक में किया था और बायोचार at the rate of 5 or 10 ton per hectare along with the recommended dose of chemical fertilizer gives a higher crop production of the maize. Then नाइट्रोजन रिलीज पर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का प्रभाव, impact of the कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑन नाइट्रोजन रिलीज। तो यह मिट्टी पौधों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। खाद बनाने के लिए आदर्श कार्बन नाइट्रोजन अनुपात आमतौर पर लगभग 30:1 माना जाता है। यदि कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 25:1 है तो मुद्रा रोगाणुओं को पर्याप्त नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के धोल के साफ करना होगा। इस प्रकार उच्च कार्बन नाइट्रोजन अवशेषों का समावेश मिट्टी में के मूल नाइट्रोजन को समाप्त कर देगा जिससे उच्च पौधे नाइट्रोजन की कमी से पीड़ित हो गए। उस समय हमें पौधों को बेहतर वृद्धि के लिए 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। तो उसमें ऐसा है कि जो कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो ज़्यादा होता है, अनुपात ज़्यादा होता है और वो पदार्थ हम मिट्टी में डालें तो उससे क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है
और जो जमीन में जो नाइट्रोजन होता है, उपलब्ध नाइट्रोजन होता है, वो माइक्रोबियल के लिए उपयोग में हो जाता है। और वो जो पाक हमने जो लगाते हैं, पौधे जो लगाते हैं, उसमें कमी आती है। तो हमें वही पौधे के लिए हमें 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर डालना चाहिए। इसलिए जो हमने पौधे लगाए हैं उनका जो विकास है वो अच्छा रहेगा। और जो भी यदि हम नहीं डालेंगे तो जो पौधे लगाए हैं उनका विकास कम हो जाएगा। तो जबकि कम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लेसर देन 20 कार्बनिक पदार्थ पौधों और जीवों के लिए मिट्टी के नाइट्रोजन सामग्री को बढ़ाने में मदद करता है। सो when we are adding the carbon nitrogen ratio lesser than 20 and we are adding that material इन सॉइल में पौधों को देंगे तो वो नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो ऐसे टाइम्स वक्त पर हमें नाइट्रोजन पर 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं। कार्बनिक पदार्थों के क्षय में देरी हो सकती है यदि माइक्रोबियल वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन न तो सामग्री में मौजूद है और न ही मिट्टी में उपलब्ध है। यह उपलब्ध नाइट्रोजन कुल जैविक सामग्री और ह्यूमस के संचय में संबंधित है। सो कृषि योग्य मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व 10:1 है, जबकि पौधों की सामग्री में अनुपात परिवर्तनशील है, जो 20 से 1 से 30 से 1 कलिया कृषि खाद लेग्यूम फार्म मैन्योर से लेकर 100:1 स्ट्रॉ राइस स्ट्रॉ पैडी स्ट्रॉ एंड सो ऑन देन रोगाणु 10:1 तक है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात दो प्रमुख कारणों से महत्व है। 1 उपलब्ध नाइट्रोजन परिणामों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा जब उच्च कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले अवशेषों को मिट्टी में जोड़ा जाता है। और दूसरा क्योंकि यह अनुपात मिट्टी में अपेक्षाकृत स्थिर है कार्बन का रखरखाव और इसलिए मुद्रा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तो न केवल लाभदायक फसल उत्पादन के लिए बल्कि मुद्रा स्वास्थ्य के लिए भी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ खेती के तरीके और गतिविधियां की दी गई है जो स्वस्थ मिट्टी को बनाए रखने में बहुत मददगार हो सकती है। कार्बनिक पदार्थ जोड़ और प्रबंधन मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता की कुंजी मुद्रा कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर है। कार्बनिक सी परिवर्तन मुद्रा संरचना रखरखाव पोषक चक्रण और जैविक जनसंख्या विनिमय सभी मुद्रा कार्बनिक पदार्थ द्वारा नियंत्रित या प्रभावित। स्वस्थ मिट्टी की दो महत्वपूर्ण विशेषता इसके बायोटा की समृद्धि विविधता और मुद्रा कार्बनिक पदार्थ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की उच्च सामग्री है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में जीवों की संख्या प्रकार और विविधता को प्रभावित करता है क्योंकि यह उनका मूल ऊर्जा स्रोत है। यदि मुद्रा कार्बनिक पदार्थ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को उत्पादक फसल वृद्धि के लिए संतोषजनक स्तर पर बढ़ाया या बनाए रखा जाता है तो यह उचित रूप से माना जा सकता है कि मिट्टी स्वस्थ है। तो मक्का की दो पंक्तियों के बीच कलिया का अंतर फसल लगाना चाहिए। सो वो सीरियल क्रॉप है तो हमें उसमें लेग्यूम क्रॉप लगाना चाहिए, लोबिया भी लगाना चाहिए। तो उससे जो जमीन की फलद्रुपता है वो बढ़ती है। और हमें हरी खाद बनाया जाए उसके लिए सोनेम्प लगाए जाते हैं नॉर्मल जमीन में। और जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसमें ढेंचा यानी हम इकड़ को ग्रो करना चाहिए और उनकी हरी खाद बनाए से ऑर्गेनिक मैटर है कार्बनिक पदार्थ है वो बढ़ता है और उससे ज़्यादा पोषक तत्व पौधे को मिलता है और जो अपनी फसल होती है वो अच्छी होती है। देन असंतुलित उर्वरकों का अंधाधुंध अधिक उपयोग अब बहु पोषक तत्वों की कमी है। आप जानते हैं कि फार्मर लोग अभी बहु पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है 1950 में तो जो फार्मर लोग हैं वो कम फर्टिलाइजर का यूज़ करते थे।
उर्वरक कम कर देते। और तब हमें नाइट्रोजन की कमी थी। 1960 में नाइट्रोजन और आयरन की कमी थी। 2000 में हमें नाइट्रोजन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, सल्फर की कमी है। और 2020 and 2022 we are observing the deficiency of nitrogen, iron, zinc, phosphorus, potassium, sulfur, molybdenum, boron and so on. सो उनका मेन रीजन क्या है कि फार्मर लोग सॉइल एनालिसिस नहीं करते, और जो फार्मर लोग होते हैं अपनी मर्जी से उर्वरक डालते हैं, तो वो असंतुलित होते हैं। उसकी वजह से मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमें दिखाई देती है। और इस वजह से जो क्रॉप होता है, जो हम पौधे लगाते हैं, पाक लगाता है, उनका प्रोडक्शन कम आता है। सो वी हैव टू संतुलित, हमें संतुलित उर्वरक जमीन में डालना चाहिए। और उसके लिए जमीन का हमें जांच करनी चाहिए लेबोरेटरी में, और उसके मुताबिक हमें उर्वरक जमीन में डालना चाहिए। पोषक तत्वों की असंतुलन से मिट्टी की सेहत बिगड़ती है। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अनुप्रयोग में असंतुलन कई बार फास्फोरस और पोटेशियम की सही समझ और सस्ती कीमतों पर उपलब्ध न होने के कारण, अपर्याप्त माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को लागू नहीं करना, उपलब्ध जैविक और अकार्बनिक पोषक स्रोतों के आधार पर एक एकीकृत प्रबंधन का पालन नहीं करना। तो इट इज इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजेशन ऑन ग्रेन इन ऑफ राइस। तो आप देखें तो आदर्श अनुपात क्या है? 2:1:1 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। तो आप देखें इधर तो जो उसके नज़दीक है 5.1:1:2.7, तो राइस का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिला। बट जो आदर्श अनुपात, अले अनुपात जब वाइडर है, तो नाइट्रोजन ये आप देख सकते हैं इधर 6.5 है, ज़्यादा है। फॉस्फोरस 1.05 है और पोटेशियम 1 है। तो वो असंतुलित हुआ। तो असंतुलित होने से जो राइस का प्रोडक्शन ग्रेन हिल है वो कम मिला। तो हमें बैलेंस फर्टिलाइजर जमीन में डालना चाहिए, और इसके लिए प्रयोगशाला में जमीन की जांच करनी चाहिए, और उसके मुताबिक हमें जमीन में पोषक तत्व डालना चाहिए। सो वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो फसल होती है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब